आंटी जरा पानी ले आना एक गिलास। अभी लाई बेटिया। ठंडा चाहिए या गरम? थोड़ा ठंडा ही चाहिए। ठीक है बेटी अभी लाई। ये लो पानी। थैंक यू आंटी। अरे ये तो बहुत ही ठंडा है आंटी, ये पानी तो मेरा गला पकड़ लेगा। ज्यादा ठंडा ले आई क्या मैं? और नहीं तो क्या, मुझे दूसरा पानी चाहिए। अब हाँ अब भी लाती हूँ। आंटी जरा देख लिया करो कि पानी कैसा है, आगे से ध्यान रखूंगी प्रिया बेटी। बेचारी अनीता मुंह लटकाकर वहाँ से चली गई और सोफे पर बैठी प्रिया आराम से टीवी देखने लगी। दिल्ली के एक पॉश इलाके में प्रिया अपनी माँ प्रमिला और भाई पवन के साथ रहती थी और अनीता इनके घर काम किया करती थी। पवन और प्रिया के पापा बहुत अमीर आदमी थे। 5 साल पहले जब उनका निधन हुआ तो सारा काम धाम पवन ने संभाल लिया। फिर एक रात, प्रिया सो जाओ, कल कॉलेज नहीं जाना क्या? ओह शिट 11 बज गए। हाँ माँ कॉलेज जाना है ना, पता है कल तो बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है। ठीक है पर उसके लिए सोना पड़ेगा समझी। चलो अब सो जाओ। अनीता गैस वैस बंद करके तुम भी सो जाओ। जी मालकिन। प्रमिला का बेटा पवन बहुत ही सीधा साधा और अच्छा लड़का था। अपनी मेहनत और लगन से उसने अपने पापा के काम धंधे को बखूबी संभाल लिया था। इसी तरह वक्त बीतता गया। फिर एक दिन, प्रिया तुम यहाँ किचन में क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही सोचा नूडल्स बना लूं अपने लिए। क्यों? अनीता कहाँ है? वो शायद छत पर गई है कपड़े सुखाने। अनीता मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जो प्रिया मांगे उसे बना कर दे दिया करो। जी मालकिन मैं तो दे देती हूँ, पर हुआ क्या? ये प्रिया खुद से नूडल्स बनाने चाह रही थी। तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरी बेटी खाना नहीं बनाएगी। अगर इसे ही सब करना है तो तुम्हारे होने का क्या फायदा? जी मालकिन अब मुझे पता ही नहीं चला, वरना मैं बना देती। माँ छोड़ो ना, मेरा ही मन था, इसमें अनीता आंटी की कोई गलती नहीं है। चाहे किसी की गलती हो या ना हो, मैंने कह दिया तो कह दिया कि मेरी बेटी खाना नहीं बनाएगी। और तुम प्रिया, तुम्हें पानी उबालना भी आता है? जो चली थी तुम नूडल्स बनाने। जो भी चाहिए अनीता को बोलो, वो करके देंगी तुम्हें। प्रमिला का गुस्सा देखकर अनीता बेचारी खामोश हो गई। उसे आज भी बिना किसी गलती के ही डांट पड़ी थी। दरअसल प्रमिला अपनी बेटी प्रिया से बहुत प्यार करती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी को जीवन में कोई भी मेहनत का काम करना पड़े। प्रिया जरा ये वाली फोटो देख तो। हाँ माँ ये तो बहुत सुंदर है। क्या नाम है इसका? पर शालिनी। ठीक ठाक पढ़ी लिखी है, देखने में भी अच्छी है। पवन देखना एक बार। माँ आपसे कितनी बार कहा है, इन सब चक्करों में मुझे मत फंसाओ। आपको जो लड़की पसंद आए उसी से शादी कर लूंगा मैं। क्या यार भैया कितने बोरिंग हो आप, जब देखो बस काम काम। छोड़ो ना ये सब, इधर आओ, देखो तो जरा कितनी सुंदर लड़की है। हाँ अरे मुझे पसंद है, देख तो सही। लाओ दिखाओ। प्रमिला और प्रिया के बार बार कहने पर पवन ने शालिनी की फोटो देखी। शालिनी वाकई बहुत सुंदर थी, जो एक ही नजर में पवन को भी भा गई। लेकिन तभी, बाकी सब तो ठीक है पर ज्यादा पैसे वाले घर से नहीं है। क्यों, आप दहेज लेने के मूड में हो क्या मम्मी? दहेज की बात नहीं है, पर एक स्टेटस भी तो होता है। पर एक बार भैया से भी तो पूछ लो। क्यों भैया? जैसा आप दोनों को ठीक लगे। और फिर कुछ दिनों बाद उन दोनों की शादी हो गई। अब शालिनी प्रमिला के घर बहू बनकर आ गई। शादी के 2 दिन बाद, शालिनी बेटा आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म निभाई जाएगी, तुम तैयार हो ना? हाँ मम्मी जी एकदम। अच्छा मतलब तुम्हें खाना बनाना आता है? अरे मम्मी जी आप तो हुक्म करो, क्या खाने का मन है, मैं सब बना लेती हूँ, मुझे सब कुछ अच्छे से आता है। शालिनी का कॉन्फिडेंस देखकर प्रिया को बहुत अच्छा लगा। ठीक है एक काम करो, आज तुम शाही पनीर बना लो और साथ में करारी भिंडी। बस, साथ में आपको मूंग दाल का हलवा भी मिलेगा मम्मी जी। खाने के बाद कुछ मीठा तो होना ही चाहिए, है ना? हाँ शालू भाभी सही कहा, मूंग दाल का हलवा तो मुझे भी बहुत पसंद है, पर मैंने तो वो बस शादियों में ही खाया है। ठीक है शालिनी अब तुम किचन में जाओ, अनीता तुम्हारी पूरी मदद करेगी। शालिनी को नहीं पता था कि अनीता घर की मेड है। वो जब रसोई में गई तो वहाँ अनीता हाथ जोड़े खड़ी थी। नमस्ते छोटी मालकिन। क्या छोटी मालकिन? अरे आंटी मैं किसी गांव के जमींदार की बीबी थोड़ी हूँ जो आप मुझे छोटी मालकिन कह रही हैं। और ये हाथ नीचे कीजिए, आप बड़ी हैं। और हाँ आज से आप मुझे शालू बुलाना, ठीक है? मुझे सब इसी नाम से बुलाते हैं। शालिनी का व्यवहार देखकर अनीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और फिर उसने खाना बनाने के लिए बर्तन निकालने शुरू कर दिए। अरे रे ये क्या कर रही हैं आप? पहली रसोई मेरी है, आपकी नहीं। तो आप आराम से यहाँ बैठो और मुझे काम करते हुए देखो। और हाँ जहाँ आपको गड़बड़ लगे तो मुझे टोक देना, ठीक है आंटी? ठीक है छोटी मालकिन, अब मतलब शालू बिटिया। हाँ अब हुई ना बात, अब देखो आप मेरा जादू। उस दिन शालिनी ने गजब फुर्ती से काम किया और देखते ही देखते उसने झट से सारा खाना बना दिया। उसकी रफ्तार देखकर अनीता हैरान थी। फिर खाने की मेज पर, क्या बात है भाभी, गजब टेस्ट है। और ये मूंग दाल का हलवा
कमाल एकदम। अच्छा लगा ना? हाँ अच्छा बनाया है शालू। और करारी भिंडी को तो एकदम 5 स्टार रेटिंग मेरी तरफ से। मैं तुम्हें भी सिखा दूंगी, चिंता मत करो। शालू तुमको अच्छा खाना बनाना आता है, अच्छी बात है, पर मेरी बेटी खाना नहीं बनाएगी, कभी नहीं। अपनी सास प्रमिला की बात सुनकर शालू हैरान रह गई। नई बहू थी सो आगे कुछ नहीं बोली। फिर उसी शाम कमरे में, एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। ये प्रिया खाना नहीं बनाती क्या? नहीं, पर तुम क्यों पूछ रही हो? अरे वो आज मम्मी जी ने डांट कर कहा था ना कि मेरी बेटी खाना नहीं बनाएगी, तो थोड़ा अजीब लगा मुझे। अरे वो उससे बहुत प्यार करती है ना, तो वो नहीं चाहती कि प्रिया को किसी भी तरह की मेहनत करनी पड़े, बस इसीलिए। पर लड़कियों को तो खाना बनाना आना ही चाहिए, लड़कियों को ही क्यों? मैं तो कहती हूँ लड़कों को भी खाना बनाना आना चाहिए। वैसे आपको आता है क्या? मुझे? अरे जब माँ ने प्रिया को ही खाना बनाने नहीं दिया तो मुझे कैसे सीखने देंगी? हमारे घर में सिर्फ माँ को ही खाना बनाना आता है, और अब तुम्हें? बाकी सारा खाना तो अनीता आंटी ही बनाती हैं। आगे से देखना शायद माँ तुम्हें भी खाना बनाने से मना न कर दें। ना बाबा, मैं तो बनाऊंगी, और अगर खाना नहीं बनाऊंगी तो दिन भर करूंगी क्या? वो बेचारी अनीता आंटी क्या क्या करेंगी? पता नहीं भाई, ये तुम सास बहू के बीच का मसला है, मुझे इसमें मत फंसाओ। पवन की बातें सुनकर शालिनी कुछ नहीं बोली। और फिर अगले दिन रसोई में, शालिनी क्या कर रही हो तुम यहाँ? मम्मी जी सोचा गर्मा गर्म पराठे बना दो सबके लिए। अरे पर उसके लिए अनीता है ना। हाँ वो है तो सही, पर मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है, मैं उनकी हेल्प ले लूंगी मम्मी जी। उस दिन प्रमिला को एहसास हो गया था कि शालिनी को खाना बनाना अच्छा लगता है और वो खाना बनाना नहीं छोड़ेगी, तो उसने भी इस बात को आगे नहीं बढ़ाया। और फिर ऐसे ही चलता रहा। ऐसे ही कई महीने बीत गए और फिर एक दिन कॉलेज में, अमन तुम कब मुझे अपनी मम्मी से मिलवाओगे? तुम्हें कितनी बार समझाया मैंने प्रिया, वो हमारी शादी के लिए नहीं मानेंगी। पर क्यों? आखिर बुराई क्या है मुझ में? अरे बताया तो था, वो खाना खाने और बनाने की बहुत शौकीन है, और उन्हें एक ऐसी बहू चाहिए जो उनको इस मामले में टक्कर दे सके। और तुम तो रोज अनीता आंटी और भाभी का बनाया खाना खाती हो। अरे कभी अंडे भी उबाले तुमने? हैं? अंडे उबाले जाते हैं? लो और सुनो, बस इसीलिए वो नहीं मानेंगी। प्रिया और अमन एक दूसरे से प्यार करते थे और प्रिया अमन से शादी करना चाहती थी, लेकिन अमन की माँ अनघा बहुत ही सख्त थी। उधर अमन के घर पर, भाई मेरा तो मानना है कि बेटियों के साथ साथ बेटों को भी खाना बनाना जरूर आना चाहिए। अब देखो न, मेरा अमन क्या नहीं बना लेता, उसे सारी डिशेस बनानी आती हैं। दरअसल वो सारी औरतें शहर की अमीर औरतें थीं जो शहर में एक किचन कॉन्टेस्ट करना चाहती थीं, और उन सब ने अनघा को उस कॉन्टेस्ट का जज चुना था। कॉन्टेस्ट के जज अमन की माँ है, ये सुनकर प्रिया ने उन्हें इम्प्रेस करने के लिए कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। फिर जब उसकी बारी आई तो वो जला हुआ हलवा लेकर अनघा के पास पहुँची। हे भगवान, ये क्या है? मैम ये हलवा है। हलवा नहीं, जला हुआ है, और थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा जला हुआ है। सॉरी, आप डिस्क्वालीफाई हैं। लेकिन मैम अभी एक और मौका है आपके पास, अगले राउंड में कुछ अच्छा बनाइए, फिर देखते हैं। हलवा बनाने की वीडियोस देखकर प्रिया ने कोशिश तो की, लेकिन उसने सारा हलवा जला दिया। फिर शाम को जब वो अपने कमरे में रो रही थी, अरे प्रिया तुम रो रही हो? धीरे बोलिए भाभी, वरना माँ सुन लेंगी। अरे पर हुआ क्या? मैं तो तुम्हारी भाभी हूँ ना, मुझे बताओ। दुखी प्रिया ने सारी बात अपनी भाभी शालिनी को बता दी और फिर रोते हुए बोली, मुझे अमन से ही शादी करनी है भाभी, और उसके लिए मुझे आप जैसा खाना बनाना सीखना ही पड़ेगा। अब समस्या ये है कि ऐसा क्या किया जाए। अगर किसी तरह मम्मी जी रोज घंटा 2 घंटा घर से बाहर रहे तो मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा सकती हूँ। शालिनी बहुत ही समझदार थी, उसने मोहल्ले की औरतों से बात करके विमेन क्लब खुलवा दिया, और इधर घर पर प्रिया की कुकिंग क्लास चालू हो गई। इसी तरह 2 महीने बीत गए और फिर नेक्स्ट राउंड वाले दिन, तुम तो पहले भी आई थी ना शायद? जी मैम, पर तब मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन अब आप जो कहेंगी मैं वो बना दूंगी। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस, तो ठीक है, मुझे भरवा बैंगन बना कर दिखाओ। प्रिया के चेहरे पर मुस्कान थी। उन 2 महीनों में उसने शालिनी से हर डिश बनाना सीख लिया था। उस दिन उस कॉन्टेस्ट में शालिनी और चुपके से अमन भी बैठा था। उसकी रफ्तार देखकर शालिनी बेहद खुश थी और अमन हैरान। भाभी कमाल कर दिया आपने तो। अरे अभी तो आप देखते जाओ। इस बात पर दोनों हंसने लगे और उधर देखते ही देखते प्रिया ने झट से भरवा बैंगन बना डाले। अब बारी थी चखने की। आहा, क्या टेस्ट है, बहुत शानदार बेटी। ऐसे भरवा बैंगन तो मैं रोज खाना चाहूंगी। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? जी प्रिया। गुड, जिससे भी तुम्हारी शादी होगी बहुत खुशकिस्मत होगा वो, इतनी सुंदर शेफ जो मिल जाएगी उसे। अनघा की बात सुनकर प्रिया शर्मा गई और उधर अमन मन ही मन खुश हो रहा था, क्योंकि अब वो जानता था कि अब वो खूबसूरत शेफ उसकी पत्नी बनने वाली थी। माँ ये लो, मैंने आटा गूंथ दिया, अब बताओ क्या करना है। बस हो गया, जा तू आराम कर। अब आराम नहीं, आप बताओ ना, और क्या करना है? अरे कह तो रही हूँ कि मैं कर लूंगी, तू जा, एक काम कर, जा टीवी देख ले।
मुझे नहीं देखना टीवी। आप यहाँ काम करो और मैं आराम करूँ। अरे कैसा लड़का है रितु, दुनिया में कोई लड़का रसोई में माँ के साथ काम नहीं करवाता है। ये बात तो सही है। मैं तो कहता हूँ कि इसे एक बार ढंग से चेक करवा लो, कहीं ये लड़की तो नहीं है। राकेश की इस बात पर उसकी पत्नी कांता और उनका बेटा ईशान हंसने लगे। राकेश, कांता और उनका बेटा ईशान शहर में रहते थे। राकेश एक बड़ी फैक्ट्री में मैनेजर थे और अच्छा खासा कमा लेते थे, जबकि ईशान अभी पढ़ाई कर रहा था। ईशान बहुत ही संस्कारी और भोला लड़का था। फिर एक दिन, क्या कर रही हो माँ? नीचे उतरो। पापा जल्दी आओ, देखो माँ जान देने जा रही है। ये क्या? कांता नीचे उतरो। माँ हमसे कोई गलती हो गई क्या? अरे मेरे बाप चुप तो हो जा, मैं पंखा साफ कर रही हूँ और ये रस्सी नहीं है, मेरा पुराना दुपट्टा है जिससे मैं ये पंखा साफ कर रही हूँ। अच्छा सॉरी, वो मुझे लगा कि। क्या लगा कि मैं खुदकुशी करने जा रही हूँ? अरे दिवाली सर पर है, पता है कितना काम पड़ा है। अभी तो मेरे पास खुदकुशी करने का भी वक्त नहीं है। हट जाओ यहाँ से, काम करने दो मुझे। नहीं माँ, मैं आपके साथ काम करूँगा। नहीं, तू जाकर पढ़ाई कर। हे भगवान, कभी कभी तो लगता है कि मेरे घर प्रभु श्री राम ने साक्षात जन्म लिया है। हाँ, पर इस बार भगवान लक्ष्मण को साथ नहीं लाए। राकेश और ईशान हंसने लगे और उनकी बातें सुनकर कांता ने माथा पीट लिया। हर रोज इसी तरह राकेश के घर में हंसी ठिठोली होती। उनके घर से हमेशा हंसने की आवाजें आती रहती। इसी तरह कुछ और साल बीत गए और फिर एक दिन, माँ दरवाजा खोलो ना, मैं आ गई। अरे दीदी नमस्ते, आप कैसी हो? मैं एकदम ठीक हूँ, तू बता। मैं भी बढ़िया हूँ। जीजाजी नहीं आए? नहीं, वो बाहर गए हुए ना, तो इसीलिए। वैसे एक बात बता, ये दरवाजा खराब हो गया है क्या? कौन सा, ये वाला? नहीं तो, क्यों? अरे तो भोला चंद, इसे खोलना या बाहर से ही सारी बातें करूँ मैं? ओह शिट, सॉरी दीदी, वो आपको देखकर मैं इतना खुश हो गया कि दरवाजा खोलना ही भूल गया। दिव्या ईशान की बड़ी बहन थी, जो ईशान से 2 साल बड़ी थी और कुछ महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। उसका पति काम से बाहर गया था तो वो दिवाली मनाने घर आई थी। फिर शाम के वक्त, माँ वो आप कह रही थी कि कुछ जरूरी बात है, बताओ। हाँ, एक जरूरी मसले पर तेरी राय लेनी है। हाँ बोलो ना माँ, क्या बात है? एक लड़की का पता चला है। लड़की बहुत ही सुंदर और सुशील है, लेकिन दिक्कत यह है कि बेचारी अनाथ है, माँ बाप नहीं है उसके। ओह बेचारी, हाँ तो आगे? मैं चाहती हूँ कि उसकी ईशान से शादी हो जाए। हाँ तो दिक्कत क्या है? दान दहेज की? नहीं नहीं, कोई दान दहेज नहीं चाहिए हमें। दिक्कत ये है, उस लड़की के माता पिता के गुजरने के बाद उसकी मौसी उसका ख्याल रखती आई हैं और वो दोनों साथ में ही रहती हैं। हाँ तो? अरे उसकी मौसी को भी शायद उसके पति ने छोड़ वोड़ दिया था, तो सवाल ये है कि अगर कनिका से मैं ईशान की शादी करा भी दूं तो साथ में उसकी मौसी को भी यहाँ लाना पड़ेगा। हाँ ये तो मसला गंभीर हो गया। फिर वैसे ईशान से बात की आपने? हाँ, ईशान को तो लड़की बहुत पसंद है। तू बता ना मैं क्या करूं? देखो माँ, अगर आप चाहते हो कि वो लड़की यहाँ खुश रहे और आपकी सच्चे दिल से सेवा करे, तो फिर तो आपको उसकी मौसी को भी साथ रखना पड़ेगा। और वैसे भी आपका इतना बड़ा मकान है, इतने सारे कमरे हैं, तो एक कमरा दे देना उसकी मौसी को। दिव्या की बात कांता को सही लगी और फिर उसने अपने बेटे ईशान की शादी कनिका से करा दी। कनिका तो बहू बनकर आई ही, साथ में उसकी मौसी किरण भी उसके ससुराल आ गई। और फिर, तुम्हारा स्वागत है किरण। हाँ हाँ समधन जी, आप बहुत दयालु हैं। आपने मेरी कनिका से अपने बेटे की शादी कराई और साथ में मुझे भी सिर छुपाने की जगह दे दी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं। कांता ने किरण को उसका कमरा दिखाया और फिर शादी में आए मेहमानों को अटेंड करने लगी। और उधर उसके जाने के बाद, तुम दयालु नहीं हो बल्कि बेवकूफ हो कांता रानी। अब देखना मैं क्या करती हूँ। अगले ही दिन से किरण ने अपना खेल दिखाना शुरू कर दिया। वो सीधे कनिका के कमरे में गई और उससे बोली, कनिका तेरे गहने कहाँ हैं सारे? मौसी वो तो मैंने माँ जी को दे दिए। अरे तुझे कितनी बार समझाया था कि अपने गहने हमेशा अपने पास ही रखना। बुरे वक्त में औरत के गहने ही उसका सबसे बड़ा सहारा होते हैं। आगे से ऐसी बेवकूफी मत करना, समझी? हाँ मौसी, मैं ध्यान रखूंगी। तो अभी क्या ले आऊं वापस? नहीं अभी नहीं, बाद में हम किसी बहाने से वापस मांग ही लेंगे। अच्छा सुन, पहली रसोई की रस्म होगी ना तो उसमें जान देने की जरूरत नहीं है। अरे इतना बड़ा परिवार है, कुछ बना देना हल्का सा। अगर तूने अच्छा खाना बना दिया ना तो फिर हर रोज पूरा खाना तुझसे ही बनवाएंगे तेरे ससुराल वाले, और फिर नई नई फरमाइशें तुझसे झेली नहीं जाएंगी। हाँ समझ गई मौसी।
किरण कनिका के घर में आग लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। पहली रसोई की रस्म के दिन कनिका ने सिर्फ हलवा बनाया था और अपनी सास से कहा कि उसे सिर्फ हलवा बनाना ही आता है। उस दिन सारा खाना कांता को ही बनाना पड़ा और वो बेचारी अपनी बहू को नादान समझकर उसे खाना बनाना सिखाने लगी। फिर ऐसे ही एक दिन, मौसी ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ऐसे तो माँ जी मुझ पर गुस्सा होने लगेंगी। अरे पगली, यही तो मैं चाहती हूँ कि तेरी सास तुझ पर गुस्सा हो, तुझे जली कटी सुनाए, फिर मैं ये सारी बातें रिकॉर्ड कर लूंगी और हम वो सब ईशान को दिखाएंगे और फिर धीरे धीरे उसके मन में उसकी माँ के लिए जहर घोल देंगे। पर हम ऐसा क्यों करेंगे मौसी? तू नहीं समझेगी। मेरे पति ने मेरी सास के कहने पर ही मुझे छोड़ दिया था, इसीलिए सबसे अच्छा ये है कि पहले सांप को ही मार डालो। हम ईशान को मजबूर कर देंगे कि वो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ाए। बस फिर तू और ईशान आराम से इस घर में रहना, बिना किसी टेंशन के। और आप कहाँ जाएंगी? मैं तो कहीं भी चली जाऊंगी, तेरी गृहस्थी स्वर्ग बना के। अब मेरा क्या है, मैं तो सड़क पर भी सो जाऊंगी। कैसी बातें करती हो मौसी, आप हमेशा मेरे साथ ही। धीरे धीरे भोले भाले ईशान और कनिका पर किरण का जादू वाकई असर करने लगा। किरण हर रोज साजिशें करने लगी। वो कभी गैस तेज कर देती और दूध पूरा उबाल देती और नाम लगा देती कांता का, तो कभी जानबूझकर कनिका के कपड़ों को प्रेस से जला देती और ईशान से कहती कि उसकी माँ ने ये किया है। इन्हीं बातों को लेकर एक दिन ईशान और उसकी माँ में कहासुनी हो गई और फिर, हेलो माँ, आप रो क्यों रही हो? तेरा भाई आज मुझसे बहुत लड़ा है। अपने भाई के बारे में ऐसी बात सुनकर दिव्या को यकीन नहीं हुआ। वो समझ गई थी कि कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। वो अगले ही दिन अपने मायके आ गई। अरे दीदी, आप ऐसे अचानक? हाँ, वो तेरे जीजा जी बाहर गए ना कुछ महीनों के लिए, तो मैं यहीं आ गई। चलिए, अच्छा किया आपने। अच्छा दीदी, मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। दिव्या ने अपनी माँ से सारी बात पता लगाई और वो समझ गई कि असल में कनिका की मौसी किरण ही घर में आग लगा रही थी और उसकी भाभी कनिका अपनी मौसी किरण के हाथों की कठपुतली थी। अरे मौसी, कैसी हो? सब ठीक? तुम अचानक कैसे? अरे मेरा घर है मौसी, मैं जब चाहे आऊं जब चाहे जाऊं। अरे ये प्रॉपर्टी आधी मेरी भी तो है। दिव्या की बात सुनकर किरण का मुंह बन गया। उसका बिगड़ा हुआ चेहरा देखकर दिव्या उसकी सारी हसरतें समझ गई। फिर शाम को, माँ आपका शक सही था, कनिका भाभी की कोई गलती नहीं है, बल्कि सारी गलती मौसी की है। वही घर में आग लगा रही है। पर पहले तूने ही तो कहा था कि वो कनिका की माँ जैसी है, उसे सहारा दे दूं। देख अब वो क्या रंग दिखा रही है। आप चिंता मत करो माँ, मैंने ही आपसे उन्हें यहाँ लाने को कहा था ना, अब उनका इलाज भी मैं ही करूंगी। दिव्या ने मौसी की पोल खोलने की ठान ली थी। और फिर एक दिन, मौसी आओ ना जल्दी से, देखो सब लोग आपका ही वेट कर रहे हैं। आई आई, वैसे तुम बहुत अच्छी हो, वरना मेरा जन्मदिन तो कब आता है कब चला जाता है मुझे खुद ही पता नहीं चलता। अब आज पहली बार मेरा जन्मदिन इतनी धूमधाम से मन रहा है। हाँ मौसी, और आप देखना आज का आपका ये जन्मदिन आपको तो क्या, सबको याद रहेगा। मैं आपसे इसका वादा करती हूँ। जैसे किरण ने केक काटा तो वहां खड़े सब लोग तालियां बजाने लगे। और फिर, आज हमारी प्यारी मौसी किरण जी का जन्मदिन है, तो इस मौके पर मैं इन्हें एक शानदार गिफ्ट देने वाली हूँ। दिव्या के ऐसा कहते ही सामने की बड़ी सी दीवार पर रोशनी हुई और एक प्रोजेक्टर से दीवार पर वीडियो चलने लगा, जिनमें किरण की रोज की करतूतें थी जो उसने कांता के घर में आग लगाने के इरादे से की थी। आओ मौसी, आप तो सबसे आगे बैठो, यहाँ से साफ साफ देखो अपनी साजिशें। वीडियो में साफ दिख रहा था कि कैसे किरण ने बार बार दूध फैलाया, छत पर सूख रहे कपड़ों को नीचे गिरा दिया और किस तरह से उसने ईशान को अपनी माँ के सामने खड़ा कर दिया। उन वीडियोस को देखकर हर कोई हैरान हो गया। हाय मेरे भगवान, ये सब क्या है? ये सब झूठ है। दामाद जी, आप मेरी बात सुनो, ये सब ना आपकी माँ और बहन की मिली भगत है। बस कीजिए आप, और ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो मौसी। आपकी सारी पोल पट्टी खुल गई है। तो ऐसा है, आप कल ही अपने गांव जाएंगी और यहाँ की चिंता मत करना। यहाँ जो आपने आग लगाई है ना, उस पर मैं पानी डालता रहूंगा। कनिका, ये सब क्या हो रहा है? तू कुछ नहीं कहेगी? मैं क्या कहूँ मौसी, मैं तो खुद शर्मिंदा हूँ कि कैसे मैं तुम्हारी बातों में आकर खुद ही अपनी गृहस्थी बर्बाद कर रही थी। तुम मुझसे और मेरे घर से दूर रहो,
अब यही सही है। किरण को समझ आ गया था कि अब यहाँ उसकी दाल नहीं गलने वाली। करिका ने अपनी सास और ईशान से माफी मांगी और अगले दिन खुद अपनी आग लगाऊ मौसी को रेलवे स्टेशन छोड़कर। स्टोरी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसे और भी मज़ेदार कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बचपन टाइम।